एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी ऑप्टिक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा होने वाली है इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ऑप्टिक्स की वजह से ही हम सब लोग जो आज के टाइम में हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन ऑप्टिक्स ही है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी आंखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कहने का मतलब या तो उनको दूर का दिखाई नहीं देता या उनको पास का दिखाई नहीं देता। आज के टाइम में स्टूडेंट्स की भी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती ही हैं कि जब बच्चा पढ़ने वाला होता है तो उनकी आई जो है वो वीक हो जाती है और उनको स्पेक्स का यूज करना होता है। बट वो कौन सा स्पेक्स यूज करेंगे, वो कौन सी पावर का होगा, कैसे वो उसको यूज करेंगे, ये सारी की सारी चीजें सीखते हैं हम ऑप्टिक्स में। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, हमने तो आज तक सुना नहीं, ऑप्टिक्स के बारे में भी नहीं सुना। तो आज मैं आपको डिटेल में बहुत ही ज्यादा ब्रीफली ऑप्टिक्स के बारे में बताने वाली हूँ कि ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे, क्यों हमारे लिए वो सारी चीजें इतनी नेसेसरी हैं, क्यों ऑप्टिक्स हमारे लिए नेसेसरी है, कैसे ऑप्टिक्स स्टार्ट हुई थी, किस तरह से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे, एक एक बात बहुत डिटेल के साथ हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए फिर बात करते हैं हमारी ऑप्टिक्स के बारे में। ये जो वर्ड आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं जो कि मैंने लिखा हुआ है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मीनिंग क्या होता है और ऑप्टिक्स रिलेट कहाँ करती है। तो देखिए, जो ऑप्टिक्स होती है वो हमारी जो फिजिक्स होती है उसकी एक मतलब जो हमारी फिजिक्स की ब्रांच होती है उसी में ही आती है, जो सिर्फ और सिर्फ टोटली रिलेट करती है लाइट के साथ। लाइट के साथ मतलब, लाइट के साथ का मतलब है यहाँ पे कि जो भी आप लाइट से होने वाले फिनोमिनास देखते हैं वो सारे के सारे यहाँ हमारी ऑप्टिक्स में पढ़ाए जाते हैं। जैसे सन से आने वाली जो लाइट होती है, आप उसकी वजह से सोचिए कि अगर सन ना हो, सन की लाइट ना हो तो दिन में हमारा क्या हाल होगा, क्या हम कोई भी चीज देख पाएंगे? अच्छा चलिए मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको किसी भी एक ऐसे डार्क रूम में बंद कर दूं जहां पे कहीं पे भी लाइट ना हो, लाइट की एक रे भी ना हो, तो क्या आप उस रूम में रखी हुई कोई भी ऑब्जेक्ट देख पाएंगे? तो आपका आंसर होगा नो। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा देखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी, तो आप कहेंगे हमारी आंखें, क्योंकि हम जो भी चीजें देखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ हम लोग मेजर करते हैं, वो सभी ऑब्जेक्ट हम हमारी आंखों से देखते हैं। लेकिन यही सच्चाई है क्या? जैसा मैंने अभी अभी आपको कहा कि अगर मैं आपको किसी एक ऐसे रूम में बंद कर दूं जहां सिर्फ डार्कनेस हो, लाइट की एक रे भी ना हो, बट आपकी आंखें तो आपके साथ हैं, फिर आप क्यों नहीं उस रूम में रखी हुई कोई भी चीज को देख पा रहे हैं? रात को अगर सारी लाइट बंद कर दी जाए, ना तो बाहर की कोई रोशनी आएगी ना अंदर कोई रोशनी होगी। सारी लाइटें अगर हम बंद कर दें, हम अपना हमारे रूम के, बेडरूम के, ना तो बेड को देख पाएंगे ना कोई और ऑब्जेक्ट जो भी वहां पे रखा होगा उसको देख पाते हैं, जबकि हमारे पास हमारी आंखें उस टाइम भी होती हैं। तो फिर हमारी जो चीजें होती हैं, जो ऑब्जेक्ट है हमारे चारों तरफ, उनको देखने के लिए सबसे ज्यादा असेंशियल क्या है? तो आंसर होगा सबसे ज्यादा असेंशियल होता है लाइट। आपको लाइट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप इस रंग बिरंगे संसार को, इस एनवायरनमेंट को देखना चाहते हैं, ये रंग बिरंगे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये कलरफुल चीजें, इनको देखना चाहते हैं, तो सिर्फ आंखें आपके लिए बहुत नहीं है। आंखें अगर हमें दिखाएंगी भी तो सिर्फ ब्लैक। कैसे? जब रात को, जब चांद की चांदनी होती है, चांद का से थोड़ी बहुत जो रोशनी आती है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, आप उसके जो ओरिजिनल जो कलर है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, आपको सिर्फ वो ये दिखाई देता हाँ कुछ है। तो मेरा कहने का यहाँ मतलब है कि हम लोग जो भी देख पाते हैं उसके लिए ना सिर्फ आंखें जरूरी होती हैं, उसके लिए चाहिए लाइट। अगर मैं अभी इस रूम की लाइट बंद कर दूं तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि लाइट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है। टॉपिक भी मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि इसमें पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड, हमारी पूरी अर्थ समाई हुई है। क्योंकि अगर लाइट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लाइट की इंपॉर्टेंस आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको लाइट की जरूरत होती है। सेकंड,
आप जानते हैं कि हम जिनके ऊपर निर्भर हैं, जिनके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंडेंट है, वो होता है हमारा फूड। और फूड हमें मिलता है पेड़ पौधों से। हमें हमारा जो भी भोजन मिलता है, जो भी हमारा खाना मिलता है, जो भी फल फ्रूट्स मिलते हैं, जो भी हमें व्हीट वगैरह मिलते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं, लगभग वो आधे से ज्यादा आता है हमारा कहाँ से? प्लांट से। और आप ये भी जानते हैं कि अगर 1-2 दिन नहीं भी खाएंगे तो जी जाएंगे, लेकिन सांस लिए बगैर कैसे जिएंगे? सांस लेने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी मिलती है पेड़ पौधों से। अब मैं ये लाइट का कनेक्शन पेड़ पौधों से क्यों कर रही हूँ? ये प्लांट्स कहाँ से बीच में आ गए? तो जी ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सूरज की जो लाइट होती है, सनलाइट जो होती है, उसके प्रेजेंस में बनाते हैं। ये चीज तो आप जानते हो ना। सनलाइट का मतलब है तो लाइट ही ना, यानी कि लाइट ना सिर्फ हमारे लिए जरूरी है, वो पेड़ पौधों के लिए भी जरूरी है। और सिंपल सी बात है, अगर उनको लाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, उनको खाना नहीं मिलेगा, और अगर उनको खाना नहीं मिला तो वो ग्रो नहीं करेंगे, और वो ग्रो नहीं करेंगे तो हम सांस कैसे लेंगे, हम खाना कहाँ से ले पाएंगे? तो ये सारी की सारी चीजें आपको ये इंडिकेट कराने में हेल्प करेगी कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? लाइट। लाइट ना सिर्फ हमारे लिए देखना और सिर्फ पेड़ पौधों तक ऑक्सीजन लेने तक ही सीमित है, लाइट की और भी बहुत सी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। इसी इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए हमारे जो सिलेबस है उसमें ऑप्टिक्स रखा गया। ऑप्टिक्स में बताया जाता है कि लाइट किस तरह से हमारे लिए जरूरी है, किस तरह से हमें लाइट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होता है, क्योंकि उसके बिना जीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे लाइट में थोड़ी सी डीप में कि लाइट क्या है। तो भाई हमारी जो ऑप्टिक्स होती है वो फिजिक्स के एक ब्रांच में आती है, जिसमें हमारा वो जो मतलब रिलेट करती है, वो टोटली करती है लाइट के साथ। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, सबसे पहले जो लाइट में यानी कि ऑप्टिक्स पे काम किया गया था, वो सबसे पहले आइंस्टीन सर ने किया था। आइंस्टीन ने नहीं, सॉरी, न्यूटन सर ने किया था, क्योंकि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट न्यूटन सर को ही समझ में आते थे, उनका ही दिमाग सबसे अलग चलता था। तो उन्होंने लाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, उन्होंने नई नई थ्योरीज देना शुरू करी। बट उन्होंने जो थ्योरीज दी थी वो कुछ हमारे जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, इन सबको एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। तो कुछ टाइम के बाद आइंस्टीन ने और हाइजन ने मिलकर एक थ्योरी बनाई, जिसमें कंप्लीटली ऑप्टिक्स को रखा गया, बताया गया कि किस तरह से जो हमारी लाइट्स होती हैं वो अपना इफेक्ट शो करती हैं। उसी इफेक्ट को शो करने के लिए हम लोग यहाँ पे आज सीखने वाले हैं ऑप्टिक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट, ऑप्टिक्स के कुछ फिनोमिनास, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जब मैं आपको बताना शुरू करूंगी, जब मैं आपको कराना शुरू करूंगी, तब आपको पता लगेगा मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिक्स जो है उसमें हम डीपली पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। लाइट से होने वाले जितने भी फिनोमिनास हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ऑप्टिक्स में हम बात करेंगे लाइट के बारे में। अब हमने बोल दिया लाइट लाइट लाइट, लेकिन ये लाइट है क्या? क्या कह सकते हो आप? अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे करूं व्हाट इज लाइट, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सिर्फ एक एनर्जी की फॉर्म होती है, जिसको आप जस्ट फील कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। आप कहेंगे वो कैसे? तो मैं आपसे जरूर बताऊंगी कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमारे रूम में लाइट लगा, ठीक है, उस बल्ब से आने वाली जो लाइट है उसका कोई भी मास नहीं है। क्या वो आने वाली लाइट जो मेरे हाथ पे टच करेगी, मुझे कुछ फील हो रहा है क्या? क्या मुझे महसूस हो रहा है? क्या उसका कुछ मास है? क्या उसका भारीपन मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे महसूस हो रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि लाइट है, पूरे दिन हम लोग लाइट में रहते हैं, सनलाइट में रहते हैं, रूम की लाइट में रहते हैं, हर तरफ लाइट ही लाइट है, लेकिन ऐसा कोई भी वेट हम फील नहीं करते। इसका मतलब जो लाइट होती है वो वेटलेस होती है, उसका कोई भी मास नहीं होता, वो मासलेस क्वांटिटी है। दूसरी बात, आप उसको फील कर सकते हैं। फील कैसे कर सकते हैं?
आपने देखा कि कुछ टाइम के लिए अगर बल्ब लगा हुआ है और बल्ब के मैंने कुछ इस तरह से हाथ लगाया, यहाँ से बल्ब की लाइट मेरे हाथ पे टच हो रही है और कुछ टाइम के बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हीट फील होती है, मुझे थोड़ी सी वार्मनेस फील होती है, तो मैं कहूंगी हाँ मैं इसको फील कर सकती हूँ, बिल्कुल इसको फील कर सकती हूँ, क्योंकि लाइट से आने वाली जो रेज हैं वो मुझे क्या दे रही हैं, हीट दे रही हैं। सेम एज अगर मैं सनलाइट में जाके खड़ी हो जाती हूँ तो बिल्कुल आप भी उसको फील कर सकते हो, मैं भी उसको फील कर सकती हूँ, क्योंकि सन से आने वाली लाइट जो होती है वो हीट प्रोवाइड करती है और हम हीट को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो आप लाइट को देख सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो, बट उसको पकड़ नहीं सकते हो। स्टोर कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन उसको क्या नहीं कर सकते, उसको पकड़ नहीं सकते हो। आप लाइट को यूज कर सकते हो, जैसे कि हमारा आजकल जो सोलर प्लांट होता है हमारा, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, सोलर की जो हमारी सनलाइट होती है उसको यूज करके। तो सबसे पहले आपको लाइट के बारे में जानना जरूरी है, तभी आप इस चैप्टर को डीपली समझ सकते हो। तो क्या क्या सीखा हमने कि लाइट जो होती है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है, जिसको आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, देख सकते हो। आप लाइट को देख भी सकते हो, लाइट की वजह से भी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो, क्योंकि अगर लाइट को देखना है तो लाइट आपको नॉर्मली नहीं दिखाई देगी, आपको बस थोड़ी सी रोशनी रोशनी दिखाई देगी, लेकिन उस रोशनी की वजह से आपको अपने चारों तरफ के सारे ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्या हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। इस रेंज में आ जाते हैं कि हमारी आईज जो है उनको क्या कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है। अब बात करते हैं ये जो लाइट आती है वो आती कैसे है। आने का मतलब यहाँ पे क्या है, आने से मतलब मेरा ये है कि जब सनलाइट कभी हमारे पास आती है तो वो किस फॉर्म में आती है, किस वे में आती है, उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए जब लाइट आती है तो उसके जो मतलब आने का जो पाथ होता है उसको बोलते हैं हम रे। अब आप कहेंगे ये रे क्या है, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। तो चलिए फिर सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। हमारे ऑप्टिक्स की सबसे पहली जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को करना शुरू करते हैं। देखते हैं कि ऑप्टिक्स में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या समझने को मिलेगा, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे अब तक हम क्या थे, बिल्कुल हमें पता ही नहीं था कि ऐसा ऐसा भी होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ऑप्टिक्स के सबसे पहली यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसको पढ़ना शुरू करते हैं, पता करते हैं कि किस तरह से हमारी जो लाइट होती है वो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। तो देखिए फिर सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रे के बारे में। तो रे क्या होता है, ए रे इज डायरेक्शन ऑफ पाथ। ये हमारे क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ पाथ होती है, यानी कि रास्ता बताती है टेकन बाय लाइट, जो कि लाइट लेती है। In diagram, rays are represented by lines with arrow on them. यानी कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है सन, तो आप जानते हैं सन से आने वाली रेस कुछ इस तरह से आती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये एक जो यहाँ पे लाइन है, ये लाइन आ रही है सन से कुछ इस तरह से, तो ये एक लाइन हमारे लिए किसका काम करेगी, रे का काम करेगा, ए रे ऑफ लाइट। और इसके ऊपर हम लगा देते हैं एरो कुछ इस तरह से, तो ये इंडिकेट करता है कि ये सन से आने वाली लाइन या फिर कोई भी सोर्स से आने वाली लाइन, जरूरी नहीं है ये सन हो, ये बल्ब हो सकता है, कैंडल हो सकती है, टॉर्च हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को क्या करता हो, इमिट करता हो। तो जब ये लाइट हमारी इमिट होती है तो हम कह देते हैं कि हमारी ये क्या है, रे है, जिसको हम एक एरो लगा के शो कर देते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये पाथ है हमारा किसका, हमारी लाइट का। तो ये तो बात हुई रे के बारे में। सेकेंडली आप देख सकते हैं सेकंड जो डेफिनेशन है हमारी, दैट इज बीम। अब ये बीम क्या होता है, आपने देखा होगा जब एक पर्सन क्या होता है, कहीं जा रहा होता है किसी पाथ से, तो हम इंडिकेट करते हैं ठीक है भाई एक पर्सन जा रहा है। लेकिन जब बहुत सारे पर्सन एक साथ जाते हैं तो आप बोलते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन जा रहे हैं या फिर एक ग्रुप ऑफ मेंस जा रहे हैं। दैट्स मीन हमें क्या पता लगता है कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको ग्रुप बोल देते हैं, है ना, ऐसा ही होता है। तो ये जो बीम है ये एक्चुअल में बहुत सारी जब रेज हमारी निकलती हैं एक साथ तो ये बीम कहलाती है। जब एक साथ सारी की सारी रेज निकलती हैं तो क्या होती है, बीम होती है। तो क्या है, ए बीम इज स्ट्रीम ऑफ लाइट एनर्जी
यानी स्ट्रीम होती है किसी भी लाइट एनर्जी का, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ रेज। नंबर ऑफ रेज का मतलब कितनी ही रेज आप इसमें इंडिकेट कर सकते हैं, कितनी ही रेज आप इसमें ले सकते हैं, डाल सकते हैं। जब आप इनको सबको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं, तो यही सारी की सारी रेज आपके लिए क्या बन जाती हैं, बीम बन जाती है। These rays either diverging और converging और पैरेलल। अब मैं आपको बताती हूँ ये डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग और पैरेलल का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब आप ऑप्टिक्स को थोड़ा सा और डीपली में जाएंगे तो बार बार आपके लिए वर्ड आएगा डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, पैरेलल। देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट होता है जिससे निकलने वाली जो लाइट है वो फैल रही है कुछ इस तरह से, जब लाइट फैलती है बाहर की तरफ जाती है तो उसको बोला जाता है डाइवर्जिंग, बिखरना, हिंदी में इसको बोलेंगे बिखरना। ठीक है, ये तो हो गया आपका डाइवर्जिंग। जब आपके बहुत सारी लाइट की रेस एक साथ एक ही पॉइंट पे आके मिलती हैं, एरो पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, एरो अंदर की तरफ जा रही है, एक पॉइंट पे मिल रही हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग, यानी कि मिलना। जब बहुत सारी लाइट आपकी एक ही जगह मिलती है, या फिर मैं कहूं ए बीम ऑफ लाइट अगर एक ही जगह क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। और जब हमारी एक ही सोर्स से रेज ऑफ लाइट या फिर बीम हमारी डाइवर्ज होती है, बाहर की तरफ निकलती है, एग्जिट होती है, स्प्रेड होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। तो ये डिफरेंस होता है हमारा कन्वर्जिंग का और डाइवर्जिंग का। लेकिन अगर ना तो वो बाहर से आ रही है और एक जगह मिल रही है, या एक जगह से बहुत सारी जगह जा रही है, वो सिर्फ कैसे है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, तो वो आपकी क्या होती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है। तो बीम ऑफ लाइट कितनी तरह से आ जा सकती है, या तो वो कन्वर्जिंग वे में आएगी, या वो डाइवर्ज हो जाएगी, या फिर वो कैसे आएगी, पैरेलल। तो ये होती है हमारी रे और बीम। और बीम किस तरह से मूव करती है वो भी मैंने आपको बता दिया, 3 तरह से ये मूव करती है। तो आप कैसे याद रख सकते हैं कि हमारी रे सिर्फ एक जो लाइट की रे होती है, जो पाथ होता है जो ये बताता है कि लाइट कहाँ से और कहाँ जा रही है, वो रे होती है। जब बहुत सारी रेस की बात करने लग जाते हैं तो वो हमारी बीम बन जाती है। और बीम किस तरह से मूव करती है वो हमारी क्या होती है, वो होती है हमारी, बताइए क्या, वो होती है हमारी मूविंग डायरेक्शन, बताती है कि किस तरह से हमारी जो लाइट है, वो जो जहां से हमारे ऑब्जेक्ट में से लाइट आ रही है वो किस तरह से मूव कर रही है। तो भाई ये तो था हमारे लिए कि हमारा जो ऑप्टिक्स है उसमें सबसे पहले आपको लाइट के बारे में पता होना चाहिए कि लाइट क्या होती है, लाइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कैसे आप उसको समझ सकते हो। अगर आपसे ये डेफिनेशन पूछी जाए रे क्या है, बीम क्या है, तो आप उसको डायग्राम के थ्रू, जैसा मैंने आपको डायग्राम बताया, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आप चाहे तो लाइट की भी थोड़ी बहुत डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बाय द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, क्योंकि बिना आपकी लाइट के हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या नहीं कर सकते हैं, वॉच नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि अगर मैं आपको बंद कर दूं किसी भी एक अंधेरे रूम में, डार्क रूम में, जहां पे कोई भी लाइट नहीं हो, तो सिर्फ आपकी आंखें असेंशियल नहीं है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, आपको लाइट भी चाहिए होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी मेन जो स्टार्टिंग डेफिनेशन होती है उसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा ऑप्टिक्स में टॉपिक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो क्या है और उसको जानना इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए हुआ क्या, देखा गया, बहुत ही जो आइंस्टीन सर थे हमारे और हाइजेंस थे, उन्होंने क्या किया गया, इन साइंटिस्ट ने बहुत ध्यान लगाया और सोचा इस चीज को कि जो लाइट होती है अगर इसके साथ थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, छेड़छाड़ कर दी जाए। अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ ताकि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना हो। 2-3 पॉइंट्स लिखवा रही हूँ जो कि शायद आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं उसमें आपको यूज होगा। मैं स्टार्टिंग में लिखवाना चाहती थी बट कोई बात नहीं, लेट नहीं हुआ है। लाइट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए समझिए उनको, वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जो मतलब आपकी लाइन बनती है वो ये कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट।
तो लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी बाय विच, जिसकी वजह से वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। सेकंड, हमारी जो लाइट होती है यानी कि सन से और जो अर्थ तक आने में जो स्पीड होती है वो फिक्स होती है, तो वो आपको याद रखनी है। वो क्या होती है? आपकी स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। इसका नाम क्या है वो देखिए, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड डिनोटेड बाय सी। याद कर लीजिएगा, इसको सी से डिनोट करते हैं। और लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है आपकी 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा। आपको वैल्यूज पूछ ली जाएंगी या फिर आपसे कई बार डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट, लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब आप सोचेंगे इसका क्या मतलब है कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। मान लीजिए कि ये सन है, ठीक है, सन से क्या हो रहा है? लाइट आ रही है। तो आपको एक बात बता दूं, ये लाइट ऐसे ऐसे करके नहीं आती है, वो ऐसे आती है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट का मतलब एकदम सीधा सीधा एक सरल रेखा में आती है। तो हम क्या कहते हैं कि जो लाइट होती है वो हमेशा कैसे ट्रेवल करती है? इन ए स्ट्रेट लाइन। हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करेगी? वो मूव करेगी। नेक्स्ट आपको बात बताती हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर शो करती है। लाइट शो ड्यूअल नेचर। कौन कौन से ड्यूअल नेचर? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। एक भी पॉइंट में छुड़वाना नहीं चाहती आपका। ड्यूअल नेचर का मतलब होता है दो तरह के नेचर। जैसे कि आजकल के लोगों का काम है ना, अंदर कुछ और बाहर कुछ। आपके सामने तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, आपके फ्रेंड बन के दिखाते हैं, भाई हमारी तो बहुत अच्छी दोस्ती है, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम तो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बातें शेयर करते हैं, बहुत पक्के दोस्त हैं। लेकिन रियल में दूसरों के सामने आजकल लोग बुराइयां करना शुरू कर देते हैं कि जो हमारे सीक्रेट्स होते हैं वो जाके दूसरों से बता देते हैं। तो कहने का मतलब दो तरह के नेचर होते हैं ना, उसी को ड्यूअल नेचर बोलते हैं। तो लाइट जो है उसके नेचर को कभी भी फिक्स नहीं हुआ, ये हमारा दो तरह का माना जाता है। पहला आपका पार्टिकल नेचर और दूसरा आपका वेव नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब होता है कि अगर सन से लाइट आ रही है या किसी भी सोर्स से लाइट आ रही है तो वो किस फॉर्म में आती है? वो पार्टिकल की फॉर्म में आती है, कुछ इस तरह से पैकेट्स में। और इन पैकेट्स को बोला जाता है क्वांटा, या फिर इनको बोलते हैं फोटॉन्स। ये फोटॉन्स वर्ड आपने सुना होगा। फोटॉन्स के रूप में आती है, या फिर बोला जाता है कैसे चलती है? ये वेव की तरह चलती है। तो दो तीन तरह के इसके अजम्पशन रखे गए हैं, तो इनको याद रखना है आपको कि जो लाइट होती है उसके दो तरह के नेचर होते हैं। एक पार्टिकल नेचर होता है और एक कौन सा नेचर होता है? एक होता है आपका वेव नेचर। तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से जो जो हमें समझ में आना चाहिए था, जो जो हमें पता होना चाहिए था लाइट के बारे में, अब एकदम हम रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। क्योंकि पहले लाइट के बारे में बताना जरूरी था, क्योंकि बता चुकी हूँ ऑप्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ लाइट के बारे में ही पढ़ना होता है। हमें लाइट के बारे में ही समझना होता है कि किस तरह से हमारा जो लाइट है वो अपने फिनोमिनास क्या करते हैं, शो करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हम करने क्या वाले हैं। देखिए क्या देखा गया कि जो लाइट होती है, मान लीजिए आप लोग सपोज करके चलिए हमारी सनलाइट है, क्या देखा गया कि लाइट के साथ अगर छेड़छाड़ किया जाए ना तो ये फिनोमिना शो करने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लाइट को किसी मिरर पे डालते हैं तो वो ना अपना ही एक अलग तरह का अंदाज लेके आती है और जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे वापस चली जाती है। फिर क्या देखा गया कि अगर उसी लाइट को मीडियम में चेंज करके देखा जाए तो
मीडियम में चेंज का मतलब है कि आपको पता है कि अच्छा, एक पॉइंट और प्लीज नोट कर लीजिएगा, मेरे याद आ गया कि लाइट को मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। लाइट इज ए, क्या बोलेंगे हम उसको, ट्रांसवर्स, यानी कि वो क्या करती है, आपकी मूव कर जाती है बिना किसी भी मीडियम के। तो हम उसको ना इजीली ये कह सकते हैं कि हमारी जो लाइट है उसको मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। आप जानते हैं कि हमारा जो मतलब सनलाइट होती है हमारी, वो क्या होती है, वो सन से आती है हमारी अर्थ तक, और सन और अर्थ में तो इतनी ज्यादा मतलब दूरियां हैं, इतनी ज्यादा। तो आप सोच सकते हैं स्पेस से लाइट आ रही है, और स्पेस में तो एयर होती ही नहीं है। अगर वहां एयर होती तो इंसानों का जाना आसान हो जाता, लेकिन वहां एयर नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, लेकिन फिर भी सनलाइट अर्थ तक आती है। दैट्स मीन कि हमारी जो लाइट होती है वो विदाउट एनी मीडियम भी क्या कर सकती है, प्रोपागेट कर सकती है। तो अब बात करते हैं हमारे अब फिनोमिना के बारे में। ये फिनोमिना बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस फिनोमिना का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आपने ये टॉपिक पक्का 10th क्लास में पढ़ा होगा। ये सारे के सारे जो आप ऑप्टिक्स के टॉपिक आप पढ़ने वाले हो ना, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोग 10th में आपको ये सारे के सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे बहुत इजीली, बहुत आसानी से। तो आप क्या है, कुछ तो आप इसके बारे में जानते होगे और कुछ मैं आपको इसको डिटेल में समझा दूंगी, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी करना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो देखिए होता क्या है, जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी ना, जस्ट आपको इमेजिन करते हुए चलना है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। करें फिर शुरू। तो देखिए हुआ क्या, मान लीजिए कि आपके घर में ना लाइट लगी हुई है। अब लाइट कहाँ लगी होती है, ऊपर के साइड, पता है ना ये चीज आपको। और आपके घर में लगा हुआ है मिरर। अब मिरर कहाँ लगा होगा, मिरर कोई ऊपर दीवार पे तो लगा नहीं होगा ऊपर के साइड, है ना, क्योंकि हम देख नहीं पाएंगे खुद को उसमें। अगर हम अपना जो हमारी इमेज है वो अगर हम मिरर में देखना चाहते हैं तो हमें मिरर कहाँ लगाना होगा, बिल्कुल हमारे सामने। और मिरर कैसे लगा होता है, ऐसे लगा होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसा ही होता है, समझ रहे हो आप बात को। तो उस मिरर को, वो मिरर ऐसे लगा हुआ था कुछ इस तरह से। मैंने उस मिरर को उठाया और ब्लैक बोर्ड पे ऐसे हॉरिजॉन्टली रख दिया। समझना इस चीज को, दीवार पे लगे हुए मिरर को मैंने उठाया और हॉरिजॉन्टली रख दिया, तो ये मिरर बना दिया मैंने यहाँ। अब मिरर की एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि मिरर एक साइड से क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। समझना इस चीज को, जो आपका मिरर होता है वो एक साइड से क्या होता है बच्चों, वो एक साइड से पॉलिश्ड होता है। अगर आप इस पॉलिश को हटाओगे ना, तो ये जो आपके विंडो वाला जो मिरर होता है, जो शीशा होता है, जो ग्लास होता है, उसके जैसे बन जाएगा। यानी कि जो मिरर हमने लिया है वो एक साइड से पॉलिश्ड है, हम अपनी इमेज उसके अंदर देख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले स्टेप क्या किया, जो मिरर वर्टिकल रखा हुआ था उस मिरर को उठाया और उसको लाके कहाँ पे रख दिया, हॉरिजॉन्टली। अब जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा, आपको पता है कि हमारा जो लाइट लगी होती है वो कहाँ लगी होती है, ऊपर वाली उस पे दीवार पे। तो वो जो लाइट वहां पे लगी हुई है वो लाइट इस पे कैसे आएगी, कुछ इस तरह से। इस चीज को समझते हैं आप लोग। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर, हमारे मिरर पे एक लाइट आती तो बहुत सारी है, समझिए इस चीज को। इस बल्ब से निकलती तो बहुत सारी लाइट है, हम बस एक ही लेंगे। हमें समझने के लिए, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए बस एक रे की जरूरत है। तो हमने क्या किया, हमने एक लाइट इस मिरर पे डाल दी, और ये जो लाइट हमारे पास आई है दैट इज इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट का मतलब होता है जो आके गिरती है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। क्या बोलेंगे हम इसको, नॉर्मल। तो क्या देखा गया कि ये जो हमने छेड़छाड़ की, ये छेड़छाड़ क्या, ये एक्सपेरिमेंट जब किया, जब कोई लाइट आके गिरी इस मिरर पे, तो ये क्या करती है, उतने ही एंगल के साथ आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है जितने एंगल के साथ ये यहाँ आई थी। ये जो रे वापस चली गई, एक रे आई, गिरी और टकरा के वापस चली गई, इस रे को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं हम इसको, रिफ्लेक्टेड रे।
तो ये जो रे आपकी वापस गई है, एक रे का आना और वापस चले जाना टकराकर, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे आपकी एक एंगल बनाती है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ये आपका कौन सा एंगल है, दैट इज इंसिडेंट एंगल, याद कर लीजिएगा इसको, इंसिडेंट एंगल। और आपका जो ये नॉर्मल के साथ यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए मैंने यहाँ किया क्या है। आपको यहाँ पे टोटल जो डेफिनेशंस याद करनी है वो यहाँ पे 5 डेफिनेशंस हैं, और ये 5 डेफिनेशंस आपकी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो आपकी जो इंसिडेंट लाइट है वो आपके मिरर के ऊपर आके इंसिडेंट होती है, जिसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और उसी पॉइंट पे उसी एंगल के साथ आपकी जो लाइट है वो वापस चली जाती है, यानी कि लाइट मिरर से टकरा के वापस चली जाती है। यही एक्सपेरिमेंट हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का आना और उसी मीडियम में वापस चले जाना, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, देखो बिल्कुल सीधी आई थी और बिल्कुल सीधी क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब इसके रूल होते हैं, ये रूल आपको समझने हैं। इसके 2 रूल होते हैं जिनको बोला जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कौन कौन से लॉज हैं वो समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिए, यहाँ पे आपका पक्का एक क्वेश्चन आएगा। तो देखिए क्या देखने को मिला हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, हमें देखने को मिला इंसिडेंट रे। सबसे पहला हमारा नियम होता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल ये वाला नॉर्मल जो 90 डिग्री पे है, एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन। अब जरा इस बात का मतलब समझिए कि हमारे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही किसमें है, प्लेन में है। एक ही प्लेन में होने का मतलब है ये हमारा क्या था, मिरर। इंसिडेंट रे भी इसी मिरर पे है, नॉर्मल भी इसी मिरर पे, इसी मिरर पे है, और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी मिरर पे है। तो जब एक ही सरफेस पे सारे के सारे, आप प्लेन की जगह सरफेस भी लिख सकते हो, जब सारा का सारा काम एक ही सरफेस पे हो रहा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको नाम दिया जाता है प्लेन। तो हमारी जो इंसिडेंट रे आई वो भी इसी पे थी, हमारा जो नॉर्मल हमने रखा वो भी इसी पे था, और हमारी जो रिफ्लेक्टेड बैक गई है हमारी रे, वो भी हमारा किस पे था, इसी सरफेस पे था। तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों किस में रहते हैं, हमारे सेम प्लेन में रहते हैं। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, ये है हमारा ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आसान है, इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। क्या आपके रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ समझ में आया, क्या आपके रिफ्लेक्शन समझ में आया। रिफ्लेक्शन इतना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जब एक रे किसी भी मिरर पे किसी भी एक रिफ्लेक्टेड सरफेस से आके टकराती है तो वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर मैं इसी रे को इसमें मिरर की जगह बॉल के ऊपर डालती तो ये इतने अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं होती, रिफ्लेक्ट तो होती बट इतने अच्छे से नहीं होती, वो कुछ ना कुछ क्या कर लेती, एनर्जी को कंज्यूम कर लेती। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आई। अब आते हैं हमारा जो सेकंड लॉ है, हमारा जो रिफ्लेक्शन का सेकंड नियम है, जो सेकंड लॉ है उसको समझते हैं। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, एंगल आई यानी कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जितना आपका इंसिडेंट एंगल होगा नॉर्मल के साथ प्यारे बच्चों, उतना ही नॉर्मल के साथ आपका रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा। अब अगर आपके ये चीज समझ में नहीं आई तो इसको समझिए कुछ इस तरह से। देखो, अगर मैंने कहा कि हमारा जो यहाँ पे इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ अगर 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे कितने का एंगल बनाएगी। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर आपकी इंसिडेंट रे यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रही है
दैट्स मीन आपके रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितने का होगा, 30 का होगा। तो ये होता है हमारा क्या, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें हमारा जो एंगल होता है वो दोनों में क्या होता है, सेम, यानी कि हमारा इंसिडेंट एंगल और हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर इन सेम कंडीशन। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, ये हमारा रिफ्लेक्शन है। इसमें ये आपसे से ज्यादा पूछा जा सकता है, वो डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डायग्राम के थ्रू आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप उसको डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे समझा सकते हैं। मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। देख लिया, क्लियर हो गया ये सारी चीज, क्या आपके रिफ्लेक्शन अच्छे से समझ में आ गया। अब आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मैं यहाँ पे कुछ सिखाने वाली हूँ। अब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कि हमारा जो ये डायग्राम मैंने बनाया है, जो हमने रिफ्लेक्शन को शो किया है, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए फिर जल्दी से आप लोग इसको एक बार ड्रॉ करना चाहें ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि मैं डेफिनेशन भी लिखवाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको डेफिनेशन भी लिखवा दूंगी, लेकिन उससे पहले डायग्राम बना लो। जो आपका यहाँ पे दोनों मैंने आपको लाज लिखा है ये लिख लो। देन उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि हमारा जो रिफ्लेक्शन है उस पर न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे। अब आप कहेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे इस पे, तो मैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ कि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे जब एग्जाम दें तो उससे कितना ही डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड करके पूछ लिया जाए, कितना ही उनसे मतलब अटपटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से करके आएंगे उसको। तो चलिए फिर फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन मैं आपको बताती हूँ कि अगर इस पे यानी कि हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो वो आपको किस तरह से करना है, कौन कौन से इस पे कॉन्सेप्ट लगते हैं, कैसे आप उसको समझाएंगे, कैसे आप उसको ड्रॉ से, आपको ड्रॉ जरूर करना है। रिफ्लेक्शन में मेन काम लाइट का है और लाइट की रेज को आपको अच्छे से बताना है, समझाना है, ठीक है। तो चलिए फिर जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं बताती हूँ कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। थोड़ा सा डीप हम जाने वाले हैं हमारे टॉपिक में। जो टॉपिक हमने अभी अभी किया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरह से आ सकते हैं, किस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सारी की सारी चीजें समझाऊंगी मैं आपको यहीं पे, ठीक है। तो फिर सबसे पहले मैं थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। टॉपिक क्या था हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, जब हमारी आने वाली इंसिडेंट रे मिरर से टकरा के वापस चली जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो वही हमारा जो फिनोमिना होता है। आप सिंपली बोल सकते हैं फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हुआ क्या था पहले वो समझिए। हमने देखा कि हमारे पास कोई भी एक मिरर होता है, सिंपली ये मिरर हमारा एक साइड से क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। जब इस पे कोई भी एक इंसिडेंट रे आती है, एरो आप कहीं भी लगाना नहीं भूलेंगे। रिफ्लेक्शन में पूरी की पूरी ऑप्टिक्स में जब तक आप सारे एक्सपेरिमेंट देखेंगे, जितने भी फिनोमिनाज देखेंगे, कोई भी लाइट की रे पर आप लोग एरो लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इससे हमें पता लगता है कि लाइट आ रही है या जा रही है। जैसे मैंने इस रे पे दिखाया तो लाइट नीचे आते हुए दिखाया मैंने, और वो कहाँ टकरा गई, हमारे इस पॉइंट पे, ठीक है। ये हमारा इंसिडेंट पॉइंट होता है, मैंने शायद आपको नहीं बताया था, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से ये लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। एरो हम ऊपर के साइड दिखाते हैं, जिससे पता लगता है कि ये लाइट टकराने के बाद कहाँ गई है, दूसरे साइड। तो ये हो जाता है आपका क्या, नॉर्मल, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल हमारा रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। और उसके बाद हमने यहाँ पे दो लाज भी देखे थे कि हमारा क्या बोलता है, फर्स्ट जो हमारा इंसिडेंट रे है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और हमारा जो यहाँ पे नॉर्मल है, लाइन सेम प्लेन। और सेकंड ला जो हमने देखा था दैट इज सो इम्पोर्टेंट, I इज इक्वल टू एंगल R। इसी के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं।
तो अब ध्यान से देखिए न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल्स हमारे रिफ्लेक्शन पे आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप बनता है, हमारा जो पैटर्न बनता है न्यूमेरिकल्स का, वो यही बनता है कि आपसे बोल दिया जाए कि अगर आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है वो आपका 45 का है, तो बताइए कि आपका इंसिडेंट एंगल कितने का होगा। तो आप इसमें क्या याद रखेंगे, आपको इसमें याद रखना है बाय द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि हमारा जो एंगल आई होता है वो किसके इक्वल होता है, एंगल आर के। और अगर आपको एंगल आर दिया हुआ है 45 डिग्री, तो आपका यहाँ पे जो आपका इंसिडेंट एंगल होगा वो भी कितने का होगा, वो भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री का। तो ये बनता है आपका फर्स्ट एक सिंपल सा न्यूमेरिकल। और आप ये बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एग्जामिनर सर जो होंगे, एग्जामिनर मैम जो होंगी, वो इतनी अच्छी नहीं होंगी, वो आपको इतना सिंपली बच्चों वाला कोई न्यूमेरिकल देंगे नहीं। इतनी बात तो आप भी समझ सकते हैं कि वो सिंपली नहीं बोलेंगे कि आपका अगर रिफ्लेक्टेड इतना है तो इंसिडेंट बताओ, या फिर अगर आपका इंसिडेंट इतना है तो रिफ्लेक्टेड बताओ। इस तरह के कोई भी न्यूमेरिकल्स हमें एग्जाम में नहीं दिए जाते, ठीक है। तो फिर क्या दिया जाएगा, किस तरह के न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाएंगे, किस तरह की स्टेटमेंट हमें मिलेगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आसान आएगा, मुश्किल मैं नहीं कहूंगी कि मुश्किल आएगा, आसान ही आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ी सी मैथ्स आपको आनी चाहिए। मैथ्स इसमें थोड़ा सा ज्यादा यूज होगा क्योंकि मैथ्स के साथ साथ आपको आपकी कॉमन सेंस भी यूज करनी है। इसमें होने क्या वाला है कि आपको डायरेक्ट ये देने के बजाय कि आपका इंसिडेंट एंगल इतना है तो रिफ्लेक्टेड एंगल बताइए, या फिर आपके क्वेश्चन में रिफ्लेक्टेड एंगल इतना है तो इंसिडेंट एंगल बताइए, आपको नॉर्मली ये सब नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल बना देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को टिपिकल बनाना बिल्कुल भी एग्जामिनर के लिए मुश्किल नहीं है, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा, कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, तो बाद में आके मुझे मत कहिएगा कि मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको कराया नहीं। और इस बात की श्योरिटी भी मैं आपको ये दे सकती हूँ कि ऑप्टिक्स में से अगर कोई क्वेश्चन आने की संभावना हुई तो इस पे आपका जो न्यूमेरिकल बनेगा वो बनेगा जो मैं अब आपको कराने वाली हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, कितने टाइप के आपके यहाँ पे पैटर्न बनते हैं, पैटर्न को सुनिए। क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाए इफ एंगल बिटवीन, ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट को, अगर एक बार समझ में ना आए वापस जाइएगा, पॉज करें वीडियो को, वापस स्किप करें, अब दोबारा से उसको करके देखें, तब भी ना समझ में आए तो भी दोबारा करके देखो। लेकिन अगर ध्यान से एक बार में देख लोगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ध्यान से सुनो, इफ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द सरफेस ऑफ मिरर, ध्यान से सुनिएगा, if angle between incident ray and surface of mirror is 30 degree, what is the reflected angle? अब देखिए आपसे इंसिडेंट एंगल नहीं दिया है, आपसे इंसिडेंट एंगल की बात भी नहीं की गई है, यहाँ पे सिंपली बोला है अगर मिरर के सरफेस से इंसिडेंट रे का जो एंगल है आपका वो कितना हो, अगर वो आपका 30 हो तो बताइए आपका रिफ्लेक्टेड एंगल कितने का होगा। तो ये आप कैसे करेंगे, देखिए आप इसको नाम दे दीजिए। देखो ये वाला एंगल तो हमें पता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो है इनके बीच का हमारा एंगल क्या है, आई। हमारा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना है, आर। लेकिन हमारा ये और ये वाला, इसका नाम दे दो, इसको मान लो एक्स और इसको मान लो वाई। ये चीज समझ में आई। अब देखो आपको ये चीज पता है कि नॉर्मल से, यहाँ जो मेरा मिरर है यहाँ से और नॉर्मल का जो एंगल है वो कितने का है, वो आपका 90 डिग्री है। क्योंकि नॉर्मल जब हम किसी चीज को बोलते हैं नॉर्मल, तो उसका मतलब ही क्या होता है, उसका मतलब ही होता है परपेंडिकुलर या फिर 90 का एंगल। जैसे कि मान लो ये मेरा हाथ है और इस सरफेस पे मैंने इसको रख दिया ऐसे, तो अब ये जो मेरे पास होल्डर है, चोक होल्डर, ये इस हैंड की सरफेस पे कितने का एंगल बनाएगा, देखिए यहाँ पे ये एंगल बनाएगा 90 का। तो सेम ऐसा ही हमने किया हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमारा क्या है मिरर और ये हमारा क्या है नॉर्मल, दोनों साइड जो आपके एंगल बन रहे हैं वो बन रहे हैं 90 के। तो क्या मैं ये नहीं कह सकती दूसरे पैटर्न में कि हमारा जो x प्लस इंसिडेंट एंगल है वो हमारा 90 डिग्री है ना। और आपसे क्या कहा गया है कि आपका जो x है
वो x की वैल्यू आपको गिवन है 90, एंगल आई हमें नहीं दिया हुआ और वो इक्वल कितना है 90 के। तो यहां से मैं कह सकती हूँ, मैं निकाल सकती हूँ इंसिडेंट एंगल, और इंसिडेंट एंगल हमारा कितना आ जाएगा 90, और 30 को आप इधर ले आइए तो आपका इंसिडेंट एंगल यहाँ पे बन जाता है 60 डिग्री। अब आप कहेंगे क्वेश्चन में तो हमसे पूछा था आर बताओ, तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, जब आपका I इज इक्वल टू 60 है तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम क्या कह सकते हैं, हमें पता है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। तो I अगर मेरा यहाँ पे 60 डिग्री है तो मेरा R भी कितना होगा 60। तो भाई आपके R की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, और यही हमारा क्या है आंसर। तो देखिए पहला पैटर्न जो था वो भी मैंने बताया आपको, वो तो बहुत सिंपल सा था, जो कि डायरेक्टली हमारा किस पे डिपेंडेंट था, हमारा जो सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें सिंपली बोल दिया गया था कि एंगल I जो होता है वो आपका इक्वल होता है एंगल R के। उसमें तो डायरेक्ट बोल दिया, आपको चाहे I देकर R पूछ ले या R देकर I पूछ ले, दोनों ही करने आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे मान लीजिए कि जैसे मैंने अभी अभी आपको ये क्वेश्चन कराया, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर दी, यहाँ पे एंगल ना तो I दिया और ना R दिया गया हमसे, हमें सिंपली क्या बोल दिया कि ये आपका मिरर है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, और आपकी इंसिडेंट एंगल और इसके बीच का जो आपका एंगल है वो 30 है। ये देके हमें बोल दिया गया कि भाई बताइए कि आपका जो R है वो कितना होगा। तो हमें इसमें सिंपली क्या करना था, हमें एक रूल बनाना था कि हमने यहाँ पे नाम दे दिया कि हमारा जो ये वाला एंगल होगा वो x होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो y होगा, और हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई और हमने क्या कर दिया, अपना आंसर यहाँ पे सोल्व। था इजी, आसान था ना। इस तरह के बहुत से आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, या आपको अपनी बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं ना आपके, उसमें। हम सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए यहाँ पे इतनी वो नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप डीपली नॉलेज लें, डीपली आपको पता लगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस किस तरह से आप उनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा एक टाइप का क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप की, कि किस तरह से आपको अदर टाइप से भी इनका आंसर निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो देखिए, आइए चलिए शुरू करते हैं। सेम ऐसा ही दोबारा से आपको ये एग्जाम में भी करना है, और आपको ये यहाँ पे भी, मतलब मैं आपको करके दिखा रही हूँ, डिट्टो ऐसे ही करना है। डायग्राम बनाना मत भूलिएगा प्लीज। मान लीजिए कि आपको बोल दिया जाए कि ये आपका मिरर है, यहाँ से हमारी कोई भी एक इंसिडेंट रे आई और यहाँ से हमारी रिफ्लेक्टेड रे गई, और बीच में हमारा क्या है, नॉर्मल। फिर हमारा जो नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल आई। हमारा नॉर्मल जो हमारा रिफ्लेक्टेड के साथ बनाता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, अब आपसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया जाए, इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री है, सो फाइंड आउट एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर। तो आपको जो एंगल फाइंड आउट करना है वो करना है ये। अब इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से हैं वो सुनिए। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने का तरीका भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसके दो तरह से सॉल्यूशन हो सकते हैं। सबसे पहला तो आप इसको नाम दे दीजिए कि ये वाला जो हमारा एंगल होगा इंसिडेंट और हमारे मिरर के बीच का वो x होगा, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे और हमारे मिरर के बीच का जो एंगल होगा वो y होगा। तो इसको दो तरह से कर सकते हैं, दोनों तरह के पैटर्न मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से आप इस सबको कर सकते हैं। यहाँ पे पहला पैटर्न कराऊंगी, सेकंड टाइप मैं यहाँ पे कराऊंगी, जो आपको समझ में आया आप वैसे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, पहला तरीका ये कि आप इस नॉर्मल के इधर वाली वैल्यूज को अलग सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा ये कि आप इस नॉर्मल के उधर वाली वैल्यू को सोल्व करके इसको निकाल सकते हैं।
तो कैसे करेंगे देखिए, इसको ध्यान से देखो। मान लो कि मैंने इधर वाले साइड से निकाला, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि आप इधर वाली साइड को कैसे लिख सकते हो। हम लिख सकते हैं कि एंगल x प्लस इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। देन उसके बाद हमें कुछ पता है, हमें पता है इंसिडेंट एंगल की वैल्यू जो कि हमें 60 दी है। तो एंगल x प्लस ये आपको कितना दिया गया है 60 डिग्री इज इक्वल टू है आपके 90 के। देन उसके बाद हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं कितना, ये हो गई हमारी 90, 60 उधर जाएगा हमारा, और जो हमारे x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 30 डिग्री। दैट्स मीन अगर x मेरा कितना है 30, तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जो वैल्यू x की होगी वही y की होगी, क्योंकि यहाँ से सारा सिस्टम देखने से पता लग रहा है जो यहाँ होगा I अगर r के बराबर है तो x आपका y के बराबर है। तो आप कहेंगे बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन से दैट एंगल x इज इक्वल टू एंगल फाई। तो अगर ये आपका 30 है तो ये भी आपका क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो भाई ये आपका पैटर्न बनता है फर्स्ट, आपको किसी भी तरह से कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, क्योंकि हम यही तो बोलते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यही तो बोलते हैं हम लोग। तो ये हमारा एप्लीकेबल होता है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार तो ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, IIT JEE में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा एंगल होता है जिसपे आप किसी भी वैल्यू को यानी कि किसी भी रे को फॉल कराओ और वो रिफ्लेक्शन शो ना करे। तो देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। आप चाहें तो इसको थ्योरी वे में नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो भाई यहाँ पे हमारा जो रिफ्लेक्शन का टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो मैं आपको करा चुकी हूँ। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं। कोई भी अगर ऐसी चीज है जो आपके समझ में नहीं आई है, जो आप पूछना चाहते हैं, या आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर आपके ये सारा का सारा सिस्टम समझ में आ गया है कि हमारी जो लाइट है अगर तुम उसके साथ थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करोगे ना तो उसको भी मैथ्स आती है, लाइट भी मैथ्स जानती है, थोड़ा सा भी अगर एंगल का इधर उधर करोगे तो वो खुद भी क्या कर जाती है, रिफ्लेक्शन शो कर देती है और हमसे रूट के दूर चली जाती है। जितने एंगल पे आप लोग डालोगे किसी भी लाइट को उतने ही एंगल पे वो क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक। तो अब मैं आपको बताती हूँ इस पर क्वेश्चन कितने तरह से आ सकते हैं। अगर एग्जाम में रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आया, या तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर आपसे इसके लॉज पूछे जा सकते हैं, या आपसे डेफिनेशन और लॉज एक साथ पूछे जा सकते हैं, और थर्ड क्वेश्चन बनता है इसके न्यूमेरिकल का पूछा जाएगा तो आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। कंसेप्चुअल इस पे एक ही बनता है। कंसेप्चुअल मैं आपसे बता चुकी हूँ कि हमारा जो कंसेप्चुअल है उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने जो ऑप्टिक्स शुरू की है, जल्दी से फटाफट से अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपका पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके साथ अपनी वीडियो इस चैनल को शेयर करो, ताकि अभी से ही सिलेबस के साथ साथ चले वो लोग, वरना पीछे रह जाएंगे और टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, और हमेशा जो मैं बात बोलती हूँ, पीछे मत रह जाना। पीछे रहोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाएगी, मार्क्स आपके कम आएंगे और हमें भी बहुत दुख होगा। तो अभी जस्ट आज की फर्स्ट हमारा लेक्चर है ऑप्टिक्स में, साथ साथ नोट्स बनाते रहो, साथ साथ समझते रहो। जो मैंने आपकी न्यूमेरिकल्स कराए हैं ना, उस न्यूमेरिकल को स्टेटमेंट वाइज लिखने के बाद एक बार खुद भी सोल्व करके देख लेना। एक साइड को भी सोल्व करना, दूसरे को भी सोल्व करना, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा सा अप लेवल का करने की कोशिश करते हैं। तो क्या पता थोड़ा सा अप लेवल का आए, तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि जो भी मैंने आज आपको कराया है उसको नोट डाउन भी कर लो, उनको समझ भी लो, एक एक पॉइंट, एक एक चीज। अगर अभी देखिए आज फर्स्ट ही लेक्चर है, अगर फर्स्ट लेक्चर से ही आपको कोई कंफ्यूजन या कहीं पे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आज से ही पूछना शुरू कर दो, कमेंट करो, बताओ मुझे कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया, कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हुई है, या फिर अगर कहीं पे आप चाहते हो थोड़ा चेंजमेंट या और थोड़ा डीप पढ़ाना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स आज कराए हैं
जितनी भी मैंने आपको जितना भी स्टेटमेंट वाइज सब कुछ कराया है, ये सब आप बहुत अच्छे से करेंगे, नोट डाउन करेंगे, कहीं पे भी कोई गलती नहीं करेंगे। और आज से ही, आज अभी से जब से आप वीडियो देख रहे हैं, मेहनत शुरू कर देंगे, सिलेबस को स्टार्ट कर देंगे। मेरी तरफ से तो हो चुका है, आपको अपनी तरफ से स्टार्ट करना है। और वो स्टार्ट कैसे होगा? जब आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे। साथ साथ चलिए, थोड़ा बहुत अगर आप बुक से देखना चाहते हैं, बुक से भी देखते हुए चलिए, ताकि आपके माइंड को शांति हो जाए कि यहाँ से भी हो गया और बुक से भी हो गया, अब हम लोगों को सब कुछ आता है। तो अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें लाइट एक और फिनोमिना शो करेगी, एक और थोड़ी छेड़छाड़ करने वाले हैं हम लोग, हमारा जो लाइट है उसके साथ, जिसका नाम होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन था, अब हम करेंगे रिफ्रैक्शन। ये इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल एकदम डिफरेंट। तो कराऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। तब तक ओके, बाय बाय, टेक केयर, नोट्स बना लेना।